बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 42 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना सिर्फ इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को भी आइडिया है कि ये कितने मुश्किल लेक्चर्स हैं, जो मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उनको कलेक्ट करके इकट्ठा करके एक फ़ाइल बना रहा हूँ और आपको डेली समझाता भी हूँ। तो इतना सा रिवार्ड तो जो है ना वो मेरा बनता है कि जी आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और व्हाट्सएप का ग्रुप भी होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर मेरे से ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। चलते हैं। आज का लेक्चर जो है ना ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मतलब कि लास्ट हमने तकरीबन कोई 3-4 लेक्चर्स जो है ना वो बहुत इजी थे हमारे लिए। आज का लेक्चर भी हमारे लिए बहुत इजी है, परेशान नहीं होना। सिर्फ इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद होंगे, तो सवाल जो क्वेश्चन जो होगा ना वो आपके लिए ऐसा होगा जैसे कि मतलब बहुत ही इजी है, जमा तफरीक कर रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वगैरह कर रहे हैं। चलते हैं। टॉपिक हमारा है लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। हमने पिछले 41 लेक्चर में भी था बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम, मैंने नहीं शामिल किया क्योंकि हमने 40 लेक्चर में पढ़ा हुआ था। लेक्चर नंबर 40 में बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम पढ़ा था, लेकिन ये बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम जो है ना ये हमारे पास 42 में भी आया। कहता है लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ Rn। मतलब आपके पास एक Rn स्पेस है, ये एक Rn स्पेस है, इसमें आपने कोई सा भी W, ये आपने एक W सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। ये कह रहा है कि जी ये सब स्पेस है Rn की। किसकी? Rn की सब स्पेस है। y बी एनी वेक्टर इन Rn। y हम कोई एक वेक्टर ले लेते हैं Rn के अंदर, एंड y नॉट y हैड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y। अब हम ऑन टू W, मतलब W में हम एक y हैट लेते हैं। इस डायग्राम को ना मैं थोड़ा सा अच्छे से बना के आपको समझा देता हूँ। मतलब हमारे पास ये एक Rn स्पेस है, ठीक है, इसमें हमने एक W सब स्पेस ली है जो कि ये वाली है। Rn में हमने एक वेक्टर y लिया हुआ है और W में हमने एक वेक्टर y हैट लिया हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारे पास y है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है y, एंड y हैट द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू W। मतलब कि y के ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो है ना y हैट के ऊपर W में है। मतलब कि हमने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था कि सबसे कम डिस्टेंस जो होगा उसको हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब y एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वेक्टर है y के ऊपर, एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमने x हैट से जोड़ा है और वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस हमें दे रहा है। देन y हैट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन इन W टू y। y हैट जो है ये एक क्लोजेस्ट पॉइंट है W के अंदर जो y के साथ जोड़ता है हमें। ठीक है, और यहाँ पर उसने फॉर्मूला लिखा है y माइनस y हैट का नॉर्म लेस देन है y माइनस v नॉर्म के। मतलब ये कि अब आपके पास W में एक वेक्टर v भी है, ठीक है ना, यहाँ पर पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि जी जो y और y हैट का नॉर्म है ना, लेंथ का नॉर्म जो लिया है हमने, y माइनस y हैट नॉर्म है,
वो लेस देन होगा इस v के नॉर्म से, y माइनस वी के नॉर्म से। ठीक है, यहाँ पर यही बात उसने समझाई है। द वेक्टर y इन दिस थ्योरम इज कॉल्ड द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू y बाय लिमिट सॉरी एलिमेंट्स ऑफ w। मतलब कि जो y हैट है ना, वो हमारे पास बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू y है। मतलब कि हम y हैट से अगर y की तरफ जाएं तो हम सबसे पहले पहुंच सकते हैं। कोई ऐसा वेक्टर v जो w के अंदर है वो बाद में हमें y तक पहुंचाएगा। इसका ये मतलब है आसान अल्फाज में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। इसको ज़रा मैंने ना ख़ुद अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आप समझ लें। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती हैं, उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सी होती हैं? ये एक्स, जिस तरह हम कह देते हैं कि जी 2x1 + 3x2 + 4x3, इस तरह करके हम बोलते हैं ना, वो इक्वेशन होती है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उनको हम किस फॉर्म में लिखते होते थे? ax = b, इसी फॉर्म में लिखते थे ना। अब अगर हमारे पास वैल्यू हो a की, हमारे पास वैल्यू a की आ जाए और हमने b फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम x की कोई ना कोई वैल्यू पुट करते जाएंगे और a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, अब b की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। मतलब x हमारे पास, सो द वैल्यू ऑफ x इज नॉट एग्जैक्ट दैट वैल्यू विच वी मल्टीप्लाई विद a एंड गेट b। मतलब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू x की फाइंड आउट नहीं होगी कि हम a से उसको मल्टीप्लाई करें और हमें b निकल जाए। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, तो वही जो अप्रॉक्सीमेटली होगा वो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन उसको कहते हैं। इसकी आगे डेफिनेशन है, डेफिनेशन से आपको मज़ीद क्लियर होगा। उसके बाद है हमारे पास, वो कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ जर्नल लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम, वो क्या है? अब ज़रा इसको गौर करें। हमने x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू b की आ रही। ठीक है, एक वैल्यू ऐसी आ जाती है जब हम x की वैल्यू वो पुट करते हैं और हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है b का, मतलब इक्वल टू b आ जाते हैं हम, तो वो जो x होगा हम उसको x हैट कह देते हैं, डिनोटेड बाय x हैट। ठीक है, इस सारे पैराग्राफ का यही थीम है। तो सो ax हैट = b। अच्छा जी, अब यहाँ पर मतलब x की जगह पर फिर हम x हैट कर देंगे ना, जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू x की फाइंड आउट हो जाएगी जो कि हमें एग्जैक्ट b के b दे रहा है, तो फिर हम उसको जो x होगा उसको हम x हैट कह देते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन था। अब नॉर्मल इक्वेशन ऑफ फॉर b x हैट क्या होगी? x हैट तो हमने कह दिया जी, ये हमारे पास x हैट है, लेकिन उसकी जो नॉर्मल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? ये फार्मूला जो है ना, ये वाला फार्मूला जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये फार्मूला आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, a का ट्रांसपोज इंटू ए एक्स हैट = a ट्रांसपोज इंटू b इज कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ x हैट। मतलब अब हमने x हैट जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है x की वो फाइंड आउट तो कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो हमारे पास सोल्यूशन है वो, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये वाला है। ठीक हो गया। आगे डेफिनेशन आ जाती है लीस्ट स्क्वायर की। वो कहता है इफ़ a इज़ m क्रॉस n एंड b इज़ इन Rn। मतलब a हमारे पास जो है वो m क्रॉस n मैट्रिक्स है एंड b इज़ इन Rn। अ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ ax = b। मैट्रिक्स A m क्रॉस n का है और B जो है वो भी Rn में और A भी Rn में है। A जो मैट्रिक्स है वो भी Rn में है और जो B मैट्रिक्स है वो भी Rn में है। तो उसका लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ Ax = B इज़ एन x हैट इन Rn।
मतलब ए एक्स जो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा वो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी का वो एक्स हैट होगा, वो भी आर एन में ही होगा, सच डैट बी माइनस ए इंटू एक्स हैट का नॉर्म लेस देन इक्वल टू होगा बी माइनस ए एक्स के नॉर्म के। ठीक हो गया। थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम में वही वैल्यू उसने जो नॉर्मल इक्वेशन वाली है वही उसने फार्मूला बताया हुआ है, इसको आप फार्मूले को जहन में रखें। अब हम एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल में हमें मज़ीद समझ आती है। बड़ी मज़े की एग्जांपल है और बड़ी आसान एग्जांपल है, आपने परेशान नहीं होना है। अच्छा जी, एग्जांपल शुरू करते हैं। कहता है जी फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन एंड इट्स एरर फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एक लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन और एक हमने एरर फाइंड आउट करना है। अब आप कहेंगे कि सर एरर का तो आपने बताया ही नहीं है, वो आगे आ जाता है कि एरर भी कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। हमारे पास मैट्रिक्स उसने ए दे दिया और बी दे दिया है, फॉर्मूला हमारे पास ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले में हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जो कॉलम है उनको रॉ में चेंज कर दो। लो जी हमने चेंज कर दिया तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। ठीक हो गया। अब फॉर्मूले के हम अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे नहीं गए, बी वाली साइड पे नहीं गए, अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। अब हमने ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन था, इसके साथ हमने ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो ये है 17 1 1 और 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, किसका, ए ट्रांसपोज इनटू ए का रिजल्ट हमारे पास ये वाला निकला है। ओके, अब ज़रा आगे चलते हैं। ए का ट्रांसपोज हमारे पास मौजूद है, हमने अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए का ट्रांसपोज इनटू बी है, बी मैट्रिक्स भी उसने हमें दिया हुआ था, ए के ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो ही मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ए के ट्रांसपोज में कितने कॉलम है, 3 है, और बी में कितनी रोज हैं, 3 है, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 19 और 11 आएगा। मतलब यहाँ पर ए ट्रांसपोज बी की वैल्यू हमारे पास 19 और 11 आ गई है। ठीक हो गया। इसी तरह ही हमारे पास ए ट्रांसपोज इनटू ए की वैल्यू भी आ गई। ये जो हाईलाइट हुए हैं इनकी वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास एक्स हैट की वैल्यू नहीं है, तो एक्स हैट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक्स हैट को कंसीडर कर लिया कि वो हमारे पास x1 है और x2 है। x3 और x4 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एक जो मैट्रिक्स हैं उनमें रॉ कितनी है, 2 ही है ना, तो जब रॉ 2 हैं तो हमने एलिमेंट्स भी x के 2 ही लिए, x1 और x2। अब हमने थोड़ा सा हमारे पास ये आया हुआ है, लिखा हुआ, अभी तक तो हमारा काम आसान था, बहुत आसान था। ठीक है ना, रॉ ऑपरेशन कैन बी यूज टू सॉल्व द सिस्टम, बट सिंस ए ट्रांसपोज इनटू ए इज अ इन्वर्टिबल एंड 2 क्रॉस 2 इट इज probably faster to compute A ट्रांसपोज into A इनवर्स। अब ज़रा देखें यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखें, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये देखें, इसको ज़रा गौर करें, ये जिसके नीचे ब्लू लाइन लगी हुई है A ट्रांसपोज into A, अगर हम इसको इस साइड पे लेकर आते हैं तो ये ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज और ए का इन्वर्स हो जाएगा ना, ए ट्रांसपोज और ए का इन्वर्स होगा। ठीक है ना।
अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है ए ट्रांसपोज इंटू ए, वो हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है। तो हम इसका इन्वर्स जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे, बनिस्बत इसको हम रॉ एचलन फॉर्म में और रिड्यूस रॉ में लेकर जाएं और इन्वर्स इसका निकालें। ठीक है, तो हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया जो कि हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हमने क्या किया, हमने एक्स हैट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्स हैट को हमने इधर ही रहने दिया और इस मैट्रिक्स के इन्वर्स को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। आगे चलते हैं, ये है जी ए ट्रांसपोज इंटू ए का इन्वर्स, और ये हमारे पास जो 19 और 11 है ये हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू बी आ गया है। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया ना वो आया 1 और 2 आ गया, 1 और 2 आ गया। सिंप्लीफिकेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को आती होगी, बीएससी लेवल तक पहुंच गए आप। अच्छा जी, 1 और 2 हो गए। नो अगेन एज ए हमारे पास जो गिवन ए है, अब हम एरर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यहाँ से हमने एरर फाइंड आउट करना है नो अगेन एज से। ए हमारे पास गिवन है और बी भी हमारे पास गिवन है, एक्स हैट हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक हो गया। अगर हमने एक्स हैट फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, हमारे पास यही रिलेशन बनता है ना, ए इंटू एक्स हैट इज इक्वल टू बी के, ऐसा ही बनता है हमारे पास, ऐसे ही बनता है ना। तो ए और एक्स हैट जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो हमारे पास क्या है जी 4 एंड 3। अब हम अगर इस वैल्यू को उठा के इस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस का ए एक्स हैट हो जाएगा, ए एक्स का हैट, ये माइनस का हो जाएगा। तो बी हमें गिवन दिया हुआ, उसमें से माइनस हम कर लेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा ये वाला। ठीक हो गया। अब हमने ये b माइनस ए एक्स हैट क्यों किया, वो इसलिए किया कि हमने इसका नॉर्म फाइंड आउट करना है एरर के लिए। आगे नीचे मैंने एरर का ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, वो अभी पहुंचते हैं वहाँ पर। तो हमने इसकी वैल्यू ली और ये नॉर्म फाइंड आउट किया तो हमारे पास 84 आ गया। अब ये जो 84 है ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है किसमें, ए ट्रांसपोज इंटू ए एक्स हैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी में। अब ये नीचे हमारे पास फॉर्मूला लिखा है, वो कहता है फॉर एरर फाइंडिंग द फॉर्मूला इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स हैट का नॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी, होप सो इस एग्जांपल की समझ लगी। आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल हमारे पास कुछ इसी तरह की है, ये आप कर भी सकते हैं खुद भी, लेकिन आप कहेंगे कि जी सर इतनी लंबी एग्जांपल नहीं है, मुश्किल नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, इसमें हमने फ्री वेरिएबल जो है ना, वो कह रहा है कि जी फाइंड द जर्नल लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी इन द फॉर्म ऑफ फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल की फॉर्म में सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, फिर हमने ट्रांसपोज को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास कौन सी साइड आएगी, लेफ्ट हैंड साइड आएगी। वही किया, ए का ट्रांसपोज निकाला और ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ओके, अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो है ये है, अब हमारे पास गिवन बी भी है, ठीक है ना। तो हमने इसके ए के ट्रांसपोज को, ये जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज है, इसको हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया है। अब यहाँ पर उसने जो किया है ना ये वाला काम, ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये उसने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाया हुआ है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यही होता है ना हमारे पास, फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं बता दूं, लेक्चर लेंथी हो जाता है ना। ए एक्स इज इक्वल टू बी के आता है ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है ना। अब इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि ए के मैट्रिक्स
और आखिरी कॉलम जो होता है वो बी का हम शामिल कर देते हैं, तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को उसने क्या किया, उसने रॉ रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेकर गया है, लिखा नहीं है लेकिन लेकर गया हुआ है, ठीक है। ये रॉ रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म आ गई इसकी, ठीक हो गया। अब इस रॉ रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से उसने इक्वेशन ड्राइव की है, कौन सी हमारे पास जो है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नीचे ना मैंने थोड़ा सा कट किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये देखें। यहाँ से उसने x1, x2 और x3 एंड x4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट की है। पहली इक्वेशन में हमारे पास x1 और x4 आ रहा है इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन में x2 आ रहा है और -x4 आ रहा है इक्वल टू -5, तीसरी इक्वेशन में x3 -x4 इक्वल टू -2 आ रहा है। तो यहाँ से हमने x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और x4 हमारे पास एज ए फ्री वेरिएबल आ गया। अगर ये हमारे पास फ्री वेरिएबल है तो हमने पीछे पड़ा हुआ है कि जी x जो हमारे पास फ्री वेरिएबल होता है हम उसको कोई ना कोई वैल्यू अलॉट कर देते हैं। लेट्स सी मैंने इसको s कह दिया, तो जहाँ जहाँ पर x4 आ रहा है वहाँ वहाँ पर s लिख दिया है। अच्छा जी, अब ज़रा आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, x1, x2, x3, x4 इज इक्वल टू 3 - 5 - 2 0। ये 3 - 5 - 2 0 जो है ना वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। और s वाला जो है ना वो ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें हमने आगे s को कॉमन लिया हुआ है। ये s इज इक्वल टू s इंटू -1 1 1 1, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जो हमारा ऊपर आंसर निकला है वो सेम एज इट इज़ है। आगे चलते आगे हमारे पास एक थ्योरम है, लेक्चर लेंथी हो रहा है काफ़ी। अच्छा जी, थ्योरम है, थ्योरम में वो ये कह रहा है कि द मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इंटू A इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ द कॉलम ऑफ A इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर A ट्रांसपोज और A को मल्टीप्लाई करके आपको एक मैट्रिक्स मिलता है और वो इन्वर्टिबल उस सूरत में होगा जब उसके कॉलम्स जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इन दिस इक्वेशन ax is equal to b has only one least square solution x नॉट। इस तरह की फॉर्म में a की सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन वही है, कौन सी, a ट्रांसपोज इंटू a इंटू एक्स हैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज इंटू b। तो a ट्रांसपोज इंटू a को दूसरी तरफ लेकर आए तो वो a का इन्वर्स हो गया। कहते हैं फाइंड लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। सिस्टम उसने हमें दे दिया, ए भी दे दिया, एक्स भी दे दिया और बी भी दे दिया है। ए का ट्रांसपोज फाइंड किया, उसको ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। फिर ए के ट्रांसपोज को हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स निकला है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसमें हमने क्या किया कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास A ट्रांसपोज इंटू ए, ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अब हमने यहाँ पर A ट्रांसपोज इंटू ए का इन्वर्स लेना है। इन्वर्स हम कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं और वैसे भी हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं रिड्यूस रॉ एचेलॉन फॉर्म में ले जाकर। और इन्वर्स लिया और इन्वर्स को हमने बी मैट्रिक्स के साथ, या जो हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू बी था उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई x1, x2 और x3 की। होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते आगे है कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर एरर फॉर द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना हमें सोल्यूशन दिया हुआ है वही है हमारे पास, ठीक है ना। हमने क्या किया जी, हमारे पास लीस्ट स्क्वायर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए एक्स हैट और इनका नॉर्म, ठीक है ना। तो a इंटू एक्स हैट फाइंड आउट किया हमने, x की वैल्यू हमारे पास x1, x2, x3 की वैल्यू हमारे पास निकली हुई थी, उनको मल्टीप्लाई करके a इंटू एक्स हैट हमने फाइंड आउट कर लिया। b भी हमारे पास गिवन है, सिंपल सा काम किया कि b माइनस ए एक्स हैट किया और हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक हो गया, या ये वेक्टर आ गया। अब हमने इसका नॉर्म लेना है,
तो नॉर्म के लिए आपको पता है कि जो पहली वैल्यू होती है, ये जैसे कि ये वाली ऊपर वाली है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और होल का अंडर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही काम किया हुआ है यहाँ पे नॉर्म फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और इन सबको जमा कर लिया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल आई, जो कि हमारे पास एरर है। आगे एक थ्योरम है, थ्योरम में वो ये कह रहा है कि जी गिवन एन m क्रॉस n मैट्रिक्स ए विद लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम लेट ए इज इक्वल टू क्यू आर। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, हमने इसको किया हुआ था, फैक्टराइजेशन की हुई थी ए की क्यू आर में। तो ये वही वाला थ्योरम जो है ना वो यहाँ पर आया हुआ है। वो कह रहा है कि जी अगर आपने एक्स हैट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपके लिए फार्मूला ये होगा आर इनवर्स क्यू का ट्रांसपोज इनटू बी। अब ज़रा हम चलते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल में हमने ग्राम ये वाला जो प्रोसेस है हमने ये पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, ग्राम स्मिथ प्रोसेस, ये हमने यूज़ करना है, ठीक है। ग्राम स्मिथ प्रोसेस यूज़ करेंगे तभी हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी ना क्यू आर की फॉर्म में, क्योंकि पिछले लेक्चर में ही हमने ग्राम स्मिथ प्रोसेस यूज़ किया था और फैक्टराइजेशन क्यू आर की थी। ए को क्यू आर में फैक्टराइज किया था, ए भी दे दिया बी भी दे दिया उसने हमें गिवन में। अच्छा जी, अब हमने ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर ये क्या किया उसने ये वाला मैट्रिक्स जो Q है ये उसने फाइंड आउट किया है ग्राम स्मिथ प्रोसेस से। अब ये जो ग्राम स्मिथ प्रोसेस है, इसको अगर आपको नहीं पता तो पिछला लेक्चर लाजमी पढ़ें, उसमें ग्राम स्मिथ प्रोसेस दिया हुआ है। ग्राम स्मिथ प्रोसेस में हमें ये कहा जाता था कि जो आपके पास मैट्रिक्स होगा ए, जिसको आपने फैक्टराइज करना है, ए को ही करना है ना, तो उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा वो x1 होगा, सेकंड कॉलम x2 होगा और थर्ड कॉलम x3 होगा। x1 का फॉर्मूला जो है, इसको ना, इस एग्जांपल को आप छोड़ दें, इस एग्जांपल से अगली एग्जांपल जो है ना उससे आपको क्लियर हो जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये r दूसरी तरफ जाकर r इन्वर्स ही होगा ना, तो x हैट इज इक्वल टू r इन्वर्स q का ट्रांसपोज इनटू b। ये हमने फाइंड आउट करना है। ये दूसरी एग्जांपल है, ये इजी है, छोटी भी है। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास है ग्राम स्मिथ प्रोसेस को हमने यूज़ करना है। ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है, ठीक है। फैक्टराइज किया। ग्राम स्मिथ प्रोसेस में हमें क्या कहता था कि जो V1 होता है वो x1 के इक्वल होता है, और V2 जो होता है ना वो इक्वल होता है x2 माइनस पी के, और माइनस पी जो है वो आपके पास होता है x2 माइनस x2 डॉट V1 ओवर V1 डॉट V1 इंटू V1, ठीक है ना। ये फार्मूला था, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ ड्राइव करनी है ना वो भी मैंने आपको सिखाई हुई थी पिछले लेक्चर में। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी मैंने सिखाई हुई थी, और ये वाला वेक्टर्स भी फाइंड आउट करना सिखाया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी हमारे पास जो है ना ये थस द ऑर्थोगोनल बेसिस आर। अब हमने क्या किया कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वही होती है कि जिसका हम ऑर्थोगोनल जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस जिसकी हमारे पास यूनिट वेक्टर आती है। तो हमने इनके यूनिट वेक्टर U1 और U2 फाइंड आउट कर लिया और उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो हमारे पास जो Q आ गया वो क्या आया जी, ये वाला Q आ गया। इन यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हुए हमने Q का मैट्रिक्स बना लिया। अब इस Q का हमने ट्रांसपोज ले लिया और A से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास R आ गया। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पर Q के ट्रांसपोज को B से मल्टीप्लाई किया तो B वेक्टर उसने गिवन दिया हुआ था, तो ये हमारे पास Q ट्रांसपोज B आ गया। R मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। R को X की फॉर्म में लिखा और B के साथ इक्वल टू B कर दिया, और इसको दूसरी तरफ R का इन्वर्स किया। R का इन्वर्स फाइंड आउट करोगे तो आपके पास X हैट जो मैट्रिक्स आएगा ना वो ये वाला आएगा। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।